हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एल आर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर्स, उनके सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आप अपने केमिस्ट्री की शुरुआत किस प्रकार कर रहे हैं। क्लास 11th में आप आए हैं तो क्लास 11th की शुरुआत किस प्रकार कर रहे हैं, क्लास 11th की शुरुआत किस तरीके से कर रहे हैं आप, इस बारे में आपको आपके सभी दोस्तों को बताइए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई का स्टार्टअप कर सकें, अपनी पढ़ाई के स्टार्टअप कर सकें, क्लास 11th के टॉपिक्स इनको जान सकें कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी उनको मिल सके। इस वजह से यहाँ मैंने स्टार्ट किया हुआ है आपके लिए यह चैनल। तो दोस्तों, ये चैनल मेरा नहीं, आप सभी का चैनल है। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को या कहें आपके चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और 1K सब्सक्राइबर तक प्लीज़ पहुँचा दीजिए। कहाँ तक? 1K सब्सक्राइबर के मेरे टारगेट तक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस टारगेट को जल्द से जल्द कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि हम आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। तो दोस्तों, चैप्टर 1 से स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक सी जानकारियाँ जो कि देना चाह रहा हूँ मैं, कि जैसे कि आप जानते हैं कि 10th तक तो आप केमिस्ट्री को किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? साइंस। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? साइंस। साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्यों ना अब हम बीचों बीच में साइंस शब्द लिख दें, साइंस शब्द। तो साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं हम। तो साइंस में आप पढ़ते हैं किस प्रकार, आप दो तरीके की स्टडीज़ करते हैं। साइंस में आप दो तरीके की स्टडीज़ करते हैं, मुख्य रूप से दो तरीके की स्टडीज़ करते हैं। एक तो लिविंग थिंग्स की एंड अदर वन नॉन लिविंग थिंग्स की। तो ये दो चीज़ें हैं। तो आपको बता दिया जाए कि इन दोनों के इंटरेक्शन से ही हमारा साइंस शब्द बना है। तो सबसे पहले साइंस शब्द जो बना है, तो साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई कि जब पुराने समय में विज्ञान ऐसा ना समझे कि आपकी एक कोई सब्जेक्ट है। आपको बता दिया जाए कि विज्ञान कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। विज्ञान जो है आपके एक ज्ञान है। विज्ञान शब्द में एक छुपा हुआ शब्द क्या है? आपका ज्ञान। दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। वी का यहाँ अर्थ है विशिष्ट, विशिष्ट ज्ञान। आप जब विशिष्ट ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसे ही आप विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं आप? विज्ञान। विशिष्ट ज्ञान को अर्जित करना विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस पुराने समय में कुछ बातें, कुछ तथ्य चलते थे। तथ्यों के आधार पर बातें चलती रहती थी। तो शुरुआत में लोगों ने सोचना शुरू नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे लोगों इंसान के अंदर सोचने की शक्ति का विकास हुआ, तो वह अपने नए नए नियमों का प्रतिपादन करता गया और वही नियम आगे चलकर जो है आपके लॉ, या फिर क्या कहना चाहिए, आपके रूल वगैरह, ये सभी चीज़ें बनते गए और उन्हें ही आगे चल करके उनका ही पुस्तक या उनका ही एक समूह जो है विज्ञान कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? विज्ञान। तो अब विज्ञान कैसे? विज्ञान तभी बनेगा जबकि आपका वो चीज़ को आप सुव्यवस्थित तरीके से कैसे पढ़ेंगे? सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। कुछ अगर व्यवस्था ही सही से जमी ना हो, आप खुद ही सोचिए, कोई चीज़ कोई ऐसी ही रखी हुई है, कोई उसमें व्यवस्था नहीं है, सिंपल ऐसे ही बिखरा करके रख दिया गया है। तो बिखरा करके रख दिया गया है तो वो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो वैसा ही विज्ञान को भी कोई बिखरी हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? सुसंगठित। अगर अच्छे से संगठित नहीं होगी, ऐसे ही अस्त व्यस्त होगी कि कोई उसका संगठन नहीं होगा, उसका कोई एक ग्रुप सही से नहीं होगा, अलग ही। आप मान लीजिए, जैसे कि आप मान लीजिए आप घोड़ा को भी उसी में पढ़ लें और आप क्या कहना चाहिए इस पेन को भी उसी चीज़ में पढ़ लें, तो ये अलग अलग होना चाहिए। क्योंकि ये पेन जो है आपके जीव है और जब सॉरी निर्जीव है, जबकि आपका घोड़ा सजीव है। तो उसके लिए भी एक ग्रुप होना चाहिए और साथ ही साथ सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध, एक क्रम में अध्ययन होना चाहिए। ये तीन चीज़ें होंगी तब जा कर के ही आप विज्ञान को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे।
क्या क्या, एक तो सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए कि अच्छे तरीके से अलग अलग, सुव्यवस्थित यानी कि अच्छे तरीके से रखा हुआ होना चाहिए, सुसंगठित यानी कि एक क्या कहना चाहिए, अलग अलग ग्रुपों में बटा होना चाहिए, बढ़िया सही तरीके से ग्रुप में बटा होना चाहिए, क्रमबद्ध कि एक के बाद एक तरीके से, जैसे कि आप एक कोशिकी के बाद द्विकोशिकी के बाद त्रिकोशिकी, चतुर्कोशिकी, ऐसे बहुकोशिकी, ऐसे जीवों को पढ़ते जाएं। फिर उसके बाद निर्जीवों में परमाणु, अणु, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते जाएं। वैसे तो परमाणु अणु से मिलकर के इस जीव तक भी आप पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी अभी छोटे लेवल में आप मान सकते हैं कि परमाणु अलग है और जीव अलग है, आप मान सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में मैंने भी वही सोचा था, लेकिन आगे चल करके मुझे समझ आया कि जो सबसे छोटी इकाई है वो परमाणु ही होती है। हम कई लोग यानी आप छोटे समय में ये सोच सकते थे, ये थोड़ा आगे चल करके आपको बताया जाएगा ये चीज़ को, इसे बताऊंगा तो फिर मैं अपने टॉपिक से भटक जाऊंगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब यहीं से आपके ये 3 शब्दों से ही आपकी विज्ञान की परिभाषा बन करके आ जाएगी। कैसे? किसी पदार्थ या फिर किसी विषय, या फिर यहाँ पर लिखित पदार्थ ही ले रखें तो ज़्यादा बढ़िया, किसी पदार्थ के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसी पदार्थ के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। तो बन गई आपकी विज्ञान की परिभाषा। तो ये रही आपकी विज्ञान की परिभाषा। फिर से एक बार सुन लीजिए या फिर लिख लीजिए। पदार्थ के सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तथा इस ज्ञान को बताने वाले व्यक्ति को वैज्ञानिक कहते हैं। जो ऐसा नहीं कि जो हर कोई बताए वो नहीं, लेकिन जो विस्तृत तरीके से बताए उसे वैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? वैज्ञानिक। और आजकल जो है केमिस्ट्री फील्ड में जो है अंत में आखिरकार अधिकतर लोग सोचते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं लोगों का सोचना होता है, जो केमिस्ट्री में पढ़ाता है उसे वैज्ञानिक तथ्यों पर थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ता है। वैज्ञानिक तथ्यों पर अध्ययन करे बगैर आप ना साइंस पढ़ सकते हैं, ना केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ना ही फिजिक्स, ना ही बायोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी विज्ञान की परिभाषा समाप्त हो जाती है। तो मैं बता रहा था कि 10th तक, तो 10th तक आप 2 चीज़ों को पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि 10th से जैसे आप 11th में आए तो आपको कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ता है। कैसा पढ़ना पड़ता है? डिस्क्रिप्टिव, यानी कि थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ना पड़ता है। तो विस्तृत रूप में अगर एक ही सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा उसका, वो सुसंगठित नहीं रह पाएगा। सुसंगठित नहीं रह पाएगा का मतलब कि उसमें अलग अलग ग्रुपों में बांटने का क्या तरीका है ये नहीं समझ पाएंगे आप। तो इसे ही बांटने का प्रयास किया गया। तब देखिए किस तरीके से बांटा गया। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि जैसे ही जीवों की बात आएगी तो जीवों की हमेशा आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में जीवों के बारे में पढ़ेंगे। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आप 2 सब्जेक्टों में पढ़ेंगे। पहली होती है केमिस्ट्री, जिसको मैं पढ़ाऊँगा आपको, रेगुलर बेस पे पढ़ा ही रहा हूँ और पढ़ाऊँगा ही आपको। और ये आप सोच लीजिए, आपको साथ ही साथ ये बता दिया जाए कि आपने पुराने वीडियो मेरे नहीं भी देखे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ ये नए तरीके से आप इससे जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्लास 11th का पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के पहला ही वीडियो है। तो इसे आप कुछ नए ऊर्जा के साथ पढ़िए। ये ना सोचिए कि पहली बार है, पहला वीडियो है, सारे तो बाकी भी पढ़ाए हैं। नहीं, बाकी आप इस चैप्टर के ख़त्म होते से ही 2nd चैप्टर, देन 3rd चैप्टर, देन 4th चैप्टर, ये 4 चैप्टरों के वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, तो नए बेस पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने केमिस्ट्री और अदर वन होती है फिजिक्स। ये 2 शब्दों के बारे में आप सुनते ही होंगे। आप अगर से बायोलॉजी ग्रुप में होंगे तो ये होगा, ये हैं आपके क्या कहना चाहिए, ये तीनों सब्जेक्टों के बारे में आप पढ़ेंगे और साथ में हिंदी और इंग्लिश होता है आपके पास। और अदर वन होता है एक मैथ्स ग्रुप में होता है, तो मैथ्स ग्रुप में मैथ्स होता है। और आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलूँ कि मैथ्स जो है एक साइंस का, साइंस के बगैर मैथ्स नहीं है और मैथ्स के बगैर साइंस नहीं है। तो ये बात आप जितने भी आप खुद एक बात मैं आपको बता दूं कि बिना गणितज्ञ के वैज्ञानिक का कोई अस्तित्व नहीं है, पहले बता रहा हूँ। तो इसलिए गणित को भी आप साथ में लेकर के चलें। आप बायोलॉजी ग्रुप में भी होंगे, बायोलॉजिकल ग्रुप में होंगे
तो भी आप कुछ, क्योंकि फिजिक्स में आप देखते जाएंगे क्योंकि डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन आज बहुत से टर्म्स आएंगे। फिर केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ यहाँ के एक दो, बहुत कम लेकिन फिर भी कुछ एक दो जो है सूत्र यूज़ होते रहेंगे। तो आपकी मैथ्स भी अच्छी होना ज़रूरी है यदि आप नीट को टारगेट कर रहे हैं तो, और JEE को टारगेट कर रहे हैं तो मैथ्स तो आपका होगा ही होगा। तो ये बात हुई, तो ये हो गए आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके। अब आपको सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये तो बता दिया, लेकिन सब्जेक्ट में क्या क्या नॉलेज होगा, क्या क्या नहीं होगा, तो इसके बारे में तो ये लिविंग थिंग्स है, जितने भी सजीवों के बारे में, सजीवों में जो रोग होता है ये रोग उनको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, या फिर सजीवों का विकास किस प्रकार हुआ, सबसे पहले कौन सा जीव आया, कौन सा जीव नहीं आया, सजीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करता है, ये सभी चीज़ों की जानकारी काय में हमें मिलती है, बायोलॉजी में मिलती है। देन अब फिजिक्स, केमिस्ट्री को बताऊंगा तो एकदम डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताना है मुझे, इसलिए लास्ट में ले रहा हूँ। देन फिजिक्स, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे क्या, तो फिजिक्स में आप नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ेंगे लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल में, इंग्लिश में बोला जाए तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में पढ़ेंगे। अब इंग्लिश तो आपने बता दी सर मैक्रोस्कोपिक, और हिंदी में बोला जाए तो बड़े लेवल पे, उच्च, यानी जो आपको नेक्ड आइज से, मतलब नग्न आँखों से जो चीज़ दिख जाए, जो चीज़ दिख जाए नग्न आँखों से, उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में जो नई नई थ्योरीज देना, नए नए रूल्स निकालना, या फिर क्या उसके अंदर क्या कौन सा रूल काम कर रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये सभी चीज़ों के बारे में बताना, और वैज्ञानिकों की बातों को समझना, उनके या फिर नई नई मशीनों की खोज करना। यहाँ पे आप मशीनरी चीज़ों को भी ले सकते हैं, मशीनरी चीज़ों को, नई नई मशीनों की खोज करना, ये सभी चीज़ें आपकी जो है फिजिक्स के फील्ड में आ जाती है। नई मशीनों की खोज करना जिसके सहारे आप क्या कहते हैं बायोलॉजी में ग्रुप, बायोलॉजिकल स्टूडेंट की मदद कर सकते हैं, जैसे कि किसी रोग या फिर हॉस्पिटल के लिए कुछ वेंटिलेटर, या फिर कुछ नई चीज़ें, जैसे कोई नया यंत्र हुआ, नई टीका का सिद्धांत हुआ, टीकाकरण हुआ, ये सभी चीज़ों के बारे में यदि आप जानकारी देते हैं, या फिर केमिस्ट्री में कुछ जैसे कि इंस्ट्रूमेंट हुआ, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी हुआ, सूक्ष्मदर्शी में कुछ नया प्रयोग करके देते हैं आप, कुछ इस तरीके की चीज़ें खोज रहे हैं तो आपको आप फिजिक्स के क्षेत्र में जा रहे हैं, ये समझ लीजिए। और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल में, माइक्रोस्कोपिक मतलब कि सूक्ष्मता के लेवल में, मतलब छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में अध्ययन होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल में। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि फिजिक्स में उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना तो आसान होता है, लेकिन उसके बारे में जो थ्योरी होती है, उनके जो डेरिवेशंस होते हैं, उनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, जबकि केमिस्ट्री में आप जो है उनके डेरिवेशंस वगैरह ये चीज़ें तो आसान होती है, लेकिन उनके बारे में जो उनकी प्रकृति, जो पदार्थ की प्रकृति होगी, यही तो। आइए अब हम केमिस्ट्री में घुसते हैं, ये चीज़ें तो हो गई आपकी केमिस्ट्री के बारे में, तो अब केमिस्ट्री की मेन, अब केमिस्ट्री में घुसते हैं। तो आइए दोस्तों, ये रहा हमारा शब्द केमिस्ट्री, जिसका हिंदी अर्थ होता है रसायन। क्या होता है? रसायन। यह विज्ञान की, अब आपको इसके अंतर्गत बता दिया जाए कि इसमें आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में, जहाँ पर आपको बता दिया जाए कि केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री में एक शब्द केमिकल होता है, केमिकल, इसे आप केमिस्ट्री ना बोल करके इसे रसायन ना बोल करके रसायन विज्ञान कहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ एक शब्द मिलेगा आपको केमिकल, केमिकल या हिंदी में बोला जाए रसायन। तो रसायन का एक और अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? पदार्थ। मैं कहूँगा कि वह एक यहाँ पदार्थ, और पदार्थों का अध्ययन कहलाता है, पदार्थ का अध्ययन, पदार्थ का अध्ययन कहलाएगा आपको केमिस्ट्री। क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री। तो अब यहाँ पर पदार्थ का अध्ययन, तो आप थोड़ा सोचें, तो पदार्थ का अध्ययन तो आप क्या नाम फिजिक्स में भी करते हैं, आप पदार्थ का अध्ययन आप बायोलॉजी में भी थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसमें भी करेंगे, आप केमिस्ट्री में भी करेंगे, तो तीनों जगह पर करते हैं। तो मैंने आपको फिजिक्स में बताया कि मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लेवल पे करते हैं, तो और यहाँ पर मैंने बताया हुआ है आपको कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में। कैसे लेवल में करेंगे हम यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम अध्ययन करेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल में अध्ययन करेंगे। इसका मतलब कि हम सूक्ष्मता यानी किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मता का अध्ययन करेंगे, मतलब हम वो उसके छोटे से छोटे भाग का उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे और उन छोटे छोटे भागों का ही अध्ययन करेंगे, और इसी छोटे छोटे भागों का अध्ययन ही आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। तो मेरे तरफ से आप परिभाषा लिख सकते हैं, जो कि आपको पुस्तकों में यह
पुस्तक की परिभाषा नहीं, मेरे तरफ से खुद के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के सूक्ष्मता का सूक्ष्म सूक्ष्म शुरू से लिखिए कि विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन छोटे छोटे टुकड़ों का अध्ययन किया जाता है। फिर से लिखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन छोटे छोटे टुकड़ों का बृहद अध्ययन किया जाता है। बृहद का मतलब थोड़ा विस्तृत अध्ययन किया जाता है, ये याद रखिए। तो ये रही आपकी रसायन विज्ञान की परिभाषा। तो यहाँ पर आप रसायन विज्ञान में पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे ही तोड़ते हैं आप, तो टुकड़ों में तोड़ने से पहले वो तो कुछ ना कुछ तो क्या क्या होंगे आप, सबसे पहले तो पदार्थ होगा, पदार्थ तो होगा, तो पदार्थ क्या क्या होते हैं तो आपको बताया जाए। हम अब यहाँ पर से किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर पे पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ने लगे अब हम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको केमिस्ट्री की परिभाषा केमिस्ट्री का कैसे आई। अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें जैसे कि बताना भूल गया कि केमिस्ट्री के फादर, दो तरीके के केमिस्ट्री के फादर होते हैं। तो दोनों फादर बिन लेवोजिर बिन लेवोजिर जो उसके पुराने पिता थे, जो कि इनका बहुत कम जगहों पर पे इसके बारे में दिया हुआ होता है। बहुत ही बृहद अध्ययन के बाद ही आपको इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इन्हें ही केमिस्ट्री का पिता माना जाता है। और लेकिन ऑप्शनों में बहुत कम जगहों पर दिया होता है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो दिया होता है, जैसे कि अब मॉडर्न फादर माना गया है, तो जो कि हैं मॉडर्न फादर एंटोनी लेवोसियर। इनकी मैंने सरनेम शायद थोड़ी सी गड़बड़ लिखा हूँ, लेवोजर है या जीर है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आपको थोड़ा टाइम में बता दूंगा। तो ये रहे इनके फादर, इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये रहे, और साथ ही साथ आपको लास्ट में आपको फिजिक्स और जो बायोलॉजी है उनके फादर्स की इनकी जानकारी दे दूंगा, याद रहा तो। ये देखिए, तो अब हम पदार्थ के वर्गीकरण की बात कर रहे थे। तो पदार्थों के वर्गीकरण में आप तीन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो दो बातें आप पढ़ेंगे, दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो शुद्ध पदार्थ, दो शुद्ध पदार्थ। जैसे कि आप जानते हैं कि आपने 10th में एक चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 1 ही था आपका, शायद 10th या 9th, मेरे को कंफर्म ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन शायद 9th में है या फिर 10th में, जिसमें भी है। तो पहला ही चैप्टर आपका था हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो उसके आधार पर आप पहले ही आप कमेंट में बताते जाइए कि शुद्ध पदार्थ कौन कौन से होंगे। आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे कि आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ और मैं उत्तर बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, इसका आपको खुद कमेंट में बताना होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल, मिट्टी, वायु एंड अदर वन। बस ये 6 ऑप्शनों में आप बताइए कि कौन कौन से शुद्ध पदार्थ हैं और कौन कौन से अशुद्ध पदार्थ हैं। तो दोस्तों, ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो आइए अब यहाँ पर और आगे चल करके वर्गीकरण में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर चल करके आपको शुद्ध पदार्थों में दो वर्गीकरण आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहला होगा तत्व। अधिकतर लोग, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अधिकतर लोग 11th क्लास में शुद्ध पदार्थ के रूप में केवल तत्व को बताते हैं, शुद्ध पदार्थ के रूप में सिर्फ तत्व को बताते हैं। लेकिन आपको बता दिया जाए कि यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है, जो कि अधिकतर लोग इसे अशुद्ध पदार्थ के रूप में लेते हैं, जो कि इनकी जो आपके अधिकतर टीचर्स, उनकी बहुत बड़ी गलती होती है, ये बहुत बड़ी गलती है। तो तत्व तो शुद्ध पदार्थ है ही, लेकिन यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है, जबकि अशुद्ध पदार्थ में केवल और केवल मिश्रण होता है, मिश्रण। तो यहाँ पर अब तत्व, तो यहाँ से अब हम आगे बढ़े तत्व।
तो तत्वों को आप फिर तत्व जो है क्या होते हैं, तत्वों का क्या होंगे, तो किसी पदार्थ एक ही किसी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने शुद्धतम पदार्थ को तत्व कहते हैं। एक ही तरीके के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्धतम पदार्थ को तत्व कहते हैं। एक ही तरह के तत्वों सॉरी एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्धतम पदार्थ को तत्व कहते हैं। तो ये देखिए, तो ये रहे तत्व। और उसके बाद तत्व यौगिक। यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे मिश्रण जो कि आसानी से बिना रासायनिक परिवर्तन किए टूटते नहीं, उन्हें यौगिक कहते हैं। ये ध्यान रखिए, उन्हें यौगिक कहते हैं। इसके लिए मतलब यहाँ मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, परिभाषा एक दो गड़बड़ी हो जाए तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। कुल मिलाकर के बात किया जा रहा है कि यहाँ पर कि वे पदार्थ जब दो इस तरीके से दो पदार्थ इस तरीके से मिलते हैं आपके, तो जैसे अब आप देखें कि यहाँ पर आपके लिए, जैसे यहाँ पर आपके लिए ये एक आपका कोई पदार्थ है जिसमें आपके ने जिंक और यहाँ पर क्रोमियम की आपने दो तरीके के चूर्ण मिलाए हुए हैं। अब दोनों चूर्ण जो कि जिंक और क्रोमियम ना लेकर के हम जिंक और क्रोमियम ही ले लें, या फिर आप जिसे भी लेना चाहें आपकी मर्जी। तो हमने जिंक और क्रोमियम लिया, तो यहाँ पर आप ये एक मिश्रण है क्या नहीं, तो जो कि आप क्या कहना चाहिए भौतिक परिवर्तनों के द्वारा, जिनको भौतिक परिवर्तन जैसे कि थोड़ा सा आपने मान लीजिए कि थोड़ा सा दूर फेंक दिए या फिर कोई चुंबक ला लिए, यानी कि ज़्यादा कोई मेहनत वाली, यानी कि जो ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े जिन चीज़ों में, यही मान लीजिए आप आसानी से कोई चीज़ों को जो समझ सकें, साधारण लैंग्वेज में जो बोला जा सके, कि जिन्हें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, थोड़ा ही आप अपना ऊपर का खोपड़ा यूज़ कर लें, जैसे कि चुंबक का यूज़ कर लें, थोड़ा दूर फेंक दें, या फिर थोड़ा छान लें, या फिर कुछ ऐसा गर्म करना भी, थोड़ा सा गर्म करने में भी थोड़ा सा मान सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ उदाहरण हुए। तो इस तरीके से आप दो पदार्थों को अलग कर लिया जाए। यहाँ पर जैसे आप चुंबक के द्वारा इन्हें अलग कर सकते हैं। ये आपके लिए जो भौतिक परिवर्तनों द्वारा आप याद रखिए, भौतिक परिवर्तनों द्वारा जो अलग होंगे तो वो हो जाएंगे मिश्रण। भौतिक परिवर्तन द्वारा मिश्रण अलग होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन द्वारा आपके यौगिक अलग होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि भौतिक परिवर्तनों द्वारा जो है मिश्रण अलग हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आएगी कि जैसे कि अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हो गई कि यहाँ पर जैसे आपने मिला दिया क्या, ये रहा, आप मान लीजिए एक गिलास है, मान लीजिए ये एक गिलास है जिसमें आपने यहाँ तक पानी रखा हुआ है, और यहीं पर आपने, ये है आपका जल, और यहीं पर आपके नमक के अणु भी हैं, नमक भी आपने मिला दिया है। अब आप इसे चुंबक के द्वारा अलग कीजिए, नहीं होगा। आप कहीं दूर फेंक दीजिए, नहीं होगा। यानी छोटे मोटे प्रयोगों द्वारा आप अलग करेंगे तो नहीं होगा। आप यहाँ पर आप थोड़ा सा आग लगाएंगे और इसे गर्म करेंगे, आप गर्म करेंगे तब जाकर के ही यह मिश्रण अलग होगा, नहीं तो यह मिश्रण अलग नहीं होगा। और यह परिवर्तन कौन सा हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। जब ये रासायनिक परिवर्तन हुआ तो रासायनिक परिवर्तन होने की वजह से यह यौगिक कहलाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि कौन से जो है कौन मिश्रण में आएगा, कौन यौगिक में आएगा। और तत्व तो अलग ही पहचान आ जाएंगे कि जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके क्या, तत्व। तो दोस्तों, ये तो रही आपके तत्व, यौगिक और मिश्रण की एक प्रकार से परिभाषिक बातें। अब इनके भी जो प्रकार हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं। इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। तत्व में आप 3 प्रकार पढ़ेंगे। 3 प्रकार कौन से होंगे, एक तो धातु, अधातु, और एक होता है उपधातु। तो दोस्तों, वैसे तो आप खुद जानते हैं कि मैंने इनके बारे में बताया हुआ कि इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और ये थोड़े उदासीनता की ओर रहेंगे, लेकिन
जो उच्च जैसे अवस्था आएगी उस हिसाब से अपना गुण दर्शाएंगे उपधातु। तो ये रहे आपकी तीनों बातें। अब आएगी यौगिक। यौगिक में आप दो तरीके के यौगिक पढ़ेंगे आप, एक होगा कार्बनिक यौगिक और एक होगा अकार्बनिक यौगिक। ये दो तरीके के यौगिक पढ़ेंगे। अकार्बनिक हिंदी में बोला जाता है कार्बनिक अकार्बनिक, और इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो इन्हीं के नाम पर आपकी केमिस्ट्री भी बढ़ जाती है, या फिर रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनको भी आप आगे चल करके 6वीं से लेकर के 10वें चैप्टर तक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड 11वां 12वां चैप्टर आपका जो है आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये चीज़ है। तो यहाँ पर कार्बनिक और अकार्बनिक वहीं पर आपको बताया जाएगा। और इसके बाद लास्ट में समांगी और विषमांगी मिश्रण, लास्ट में है मिश्रण। तो मिश्रण में आएंगे समांगी और विषमांगी। वैसे तो लगभग आपको एक चीज़ और बता दिया जाए, मेरा तो मानना है पर्सनली है ये मानना, बाकी आगे अभी अब बात क्या है कंफर्म मुझे तो उतना भी वो नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि समांगी मिश्रण को आप यौगिक में ही डाल दे तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि आप अधिकतर जो है आप देखेंगे समांगी मिश्रण एक प्रकार से वही मिश्रण होते हैं जिनमें कि जो आपके विलेय और विलायक इनका आकार लगभग सेम हो जाता है, वो उनको भौतिक परिवर्तनों द्वारा अलग करना उतना आसान नहीं होता है। तो वे सभी जो है यौगिक में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से दो प्रकार पढ़ सकते हैं, जहाँ पर समांगी मिश्रण में मिश्रण हो कोई भी हो, लेकिन मिश्रण में हमेशा दो बातें हमेशा आएंगी, एक तो विलेय और एक होगा विलायक। तो दोस्तों आप इनके इंग्लिश नेम ध्यान रखिए, क्योंकि यही इंग्लिश नेम है। मैं झूठ नहीं बोला, इस बार का मेरा जेम का एग्ज़ाम निकल जाता, लेकिन यही इंग्लिश नेम गिनने जो है मुझको रोक कर रखे, जिसमें समांगी मिश्रण हमेशा विलयन कहलाएगा। ये भी याद रखिए, समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? हमेशा विलयन। समांगी मिश्रण को आप दूसरे नाम से क्या नाम से जानते हैं? तो विलयन। और विलयन के बारे में आप क्लास 12 के 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन, और इसे इंग्लिश में कहेंगे सॉल्यूट। और दूसरा होता है सॉल्यूट, सॉल्यूशन एंड सॉल्यूबल, सॉल्यूबल कुछ इस तरीके से, जिसमें इसका सॉल्यूट नाम तो कंफर्म है, लेकिन विलायक का ध्यान नहीं आ रहा कंफर्म एरिया पर, सॉल्यूबल ही है जहाँ तक। तो ये है इनका जो वर्गीकरण है, कुछ इस तरीके से होता है। मैंने आपको तीनों के वर्गीकरण से काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब विज्ञान की हर शाखा के बारे में आपको विज्ञान देन फिर केमिस्ट्री उनके जो वर्गीकरण है उससे अच्छे तरीके से समझा दिया है। कल से हम रासायनिक संयोग के नियम के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में, कि किस प्रकार कोई भी तत्व मिलकर यौगिक कैसे बनाता है, केमिस्ट्री कैसे, केमिस्ट्री को आप हमेशा कभी भी, केमिस्ट्री मुख्य रूप से केमिकल रिएक्शंस के रूप में जानी जाती है। अधिकतर लोग इसे जो है कुछ नियमों के बलबूते तो मानते ही हैं, लेकिन मेन रूप से इसे केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के सहारे मानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, कैसे होती है, इन सभी की जानकारी हमें मिलती है रासायनिक संयोग के नियम में, तो उन्हें ही कल मैं बताऊंगा। तो दोस्तों धन्यवाद आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और आइए मैं अगले वीडियो में आपको रासायनिक संयोग के नियम बताऊंगा। धन्यवाद।